नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे आईवीएफ प्रक्रिया पर। ये प्रक्रिया क्या है और कैसे इस प्रक्रिया को महिलाएं अपनाती हैं और इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आईवीएफ की विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाश्री पुरुषोत्तम जी को। मैडम, आपका स्वागत है और सबसे पहला यही सवाल होगा कि ये आईवीएफ है क्या और ये पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझाएं कि कैसे इसको हम अपनाते हैं। आईवीएफ की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1976 में, यानी ऑलमोस्ट ये 50वां साल हो रहा है इस प्रक्रिया की शुरुआत की। इसका जो पहला इंडिकेशन या जिसके लिए किया गया था वह उस वक्त इसकी शुरुआत की गई थी जब ट्यूब ब्लॉक्ड होता था। तो कोई भी महिला अगर वो गर्भवती होना चाहते हैं तो नॉर्मली हम लोग उनको ऐसे समझाते हैं कि आपकी ट्यूब खुली होनी चाहिए, आपकी अंडाशय की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आपके पति में स्पर्म्स का जो है वो शुक्राणु जो है वो बीज सही होना चाहिए और जहाँ पे बच्चादानी, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है वही वो सही होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में अगर मैं आईवीएफ की बात करूँ तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव इसका यूज़ हो चुका है। आज के डेट में नॉट ओनली फॉर ट्यूबल फैक्टर, हम लोग अंडाशय से रिलेटेड फैक्टर्स में भी या फिर पुरुषों में अगर बीज रिलेटेड समस्या है तो उसके लिए भी आईवीएफ नॉर्मली कर रहे हैं। जी, एक तो आईवीएफ कर रहे हैं, एक तो ये समझना चाहेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया अगर किसी महिला को अगर आईवीएफ कराना है तो वो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कितने दिनों की ये पूरी प्रक्रिया होती है? देखिए, आईवीएफ रिलेटेड है इनफर्टिलिटी से। सबसे पहले ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ना होने की समस्या क्या है। नॉर्मली अगर कोई भी महिला अगर वो साल डेढ़ साल से प्रयास कर रही है और उसकी उम्र 35 वर्ष से नीचे है तो अगर वो प्रॉब्लम से जूझ रही है तो उसको इनफर्टिलिटी के लिए सारे टेस्ट को कराना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके सारे फैक्टर्स सही हैं तो नॉर्मली हम लोग 3 तरह के प्रक्रियाओं में जा सकते हैं, जिसमें कि सामान्य दवाई द्वारा भी किसी को बच्चा हो सकता है या फिर दूसरी प्रक्रिया होती है आईयूआई। ये आईवीएफ जो है वो एक हम लोग कह सकते हैं कि ये लास्ट ऑप्शन बचता है जहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सीवियर है। लेकिन अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है तो नॉर्मली उनको फर्टिलिटी वर्कअप जो हम लोग बोलते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि फर्टिलिटी वर्कअप अगर आप ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर रहे हैं तो 6 मंथ के बाद अगर 35 ईयर्स की महिलाएं हैं तो उनको तुरंत कोई फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए सो डैट कि उनका टाइम वेस्ट ना हो और समय रहते उनको सही इलाज मिल सके। जी, एक तो हाँ, ये तो हम लोग समझ गए कि क्या कैसे करते हैं, लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे कि आईवीएफ जो ये प्रक्रिया है इसका सक्सेस रेशियो कितना है? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि करा रहे हैं आईवीएफ और वो सक्सेस ही नहीं हो पा रहा है, तो कितना अगर प्रक्रिया के बाद वो सक्सेस रेशियो इसका क्या हो सकता है? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आईवीएफ के प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। नॉर्मली जैसे कोई प्रॉब्लम लेकर आ रही है, हम लोग फर्टिलिटी वर्कअप कर रहे हैं और वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम मिल रहा है जहाँ पे आईवीएफ ही एक सॉल्यूशन है, तो नॉर्मली महिलाओं को हम लोग मासिक के दूसरे दिन से 10 से 12 दिन का इंजेक्शंस लगाते हैं और अंडाशय में जो सारे फॉलिकल्स अवेलेबल होते हैं उस मंथ उसको साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ही हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में नहीं होता है। तो यहाँ इंजेक्शन के माध्यम से हमने अंडा बनाया। फिर एक छोटा सा प्रोसेस होता है पिकअप, जिसमें हम लोग एक को रिट्रीव करते हैं यानी एक को निकालते हैं और उसके बाद उनके पुरुष के जो उनके हस्बैंड है उनके शुक्राणु के साथ निषेचन या फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही लैब बेस्ड प्रोसेस है और थोड़ा इसमें इंजेक्शंस वगैरह का खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें आज के डेट में अगर आप आईवीएफ में आ रहे हैं तो 1 to 1.5 लाख का खर्च 1 अटेम्प्ट में आप बिल्कुल ले सकते हैं, जहाँ की सक्सेस आपको 70% है। साइंटिफिकली अगर हम लोग डेटा देखें तो आईवीएफ में सक्सेस, हमारा काम एज अ डॉक्टर ये होता है कि एक अच्छे भ्रूण को
आपके यूट्रस के अंदर डाल देना। और सक्सेस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, बट एक अच्छे सेंटर में, एक अच्छे डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में ये 70% तक सक्सेस नॉर्मली जाता है। एक चीज़ और, ठीक है मैम, ये तो हो ही गया कि हम लोग के सक्सेस रेट क्या है। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये इनफर्टिलिटी की समस्या की मूल वजह क्या है? आखिर में क्यों इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है और महिलाओं को आईवीएफ की तरफ जाना पड़ रहा है? देखिए, इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको अगर मैं कॉमनली अगर एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहला है लाइफस्टाइल। आज हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा खान पान या हम लोगों का जो डाइट है, हम लोगों का लाइफस्टाइल है, लेट से उठना और अधिक से अधिक मोबाइल, ये सब का देखना, ये कहीं ना कहीं आपके फर्टिलिटी पे प्रभाव डाल रही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि कई आज के डेट में लड़कियां भी काम कर रही हैं, तो कई बार वो कैरियर की वजह से जो टाइम होता है, जो मैं ऐसे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग फॉर एवरी वीमेन। तो एक हम लोग जो बेस्ट जो टाइम बोलते हैं कंसीव करने का, दैट इज बिटवीन 24 to 30 ईयर्स, वो आपकी फर्टिलिटी को मैक्सिमम पोटेंशियल देता है। उसके बाद अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इट्स फैक्ट दैट अंडे की क्वालिटी जो होती है वो एज के साथ धीरे धीरे घटती जाती है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट आज के डेट में करियर या प्रोफेशन भी बोल सकते हैं। तीसरा, आजकल ये देखा जा रहा है कि इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल हो रहा है, उसी तरीके से महिलाओं में भी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से अंडाशय की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। अंडाशय में जो अंडे हैं बहुत कॉमनली पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है। और अगर मैं झारखंड की बात करना चाहूँ तो कई बार हम लोग को बहुत कम उम्र में महिलाओं का जो अंडा होता है वो दिखता है कि वो फेल कर चुका है, यानी बहुत लो लेवल पे आ चुका है, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। दूसरा कि ये झारखंड में अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो चूंकि ये कोइलवरी एरिया है तो यहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। नॉर्मली हम लोग 40% मेल इनफर्टिलिटी बताते हैं, बट अगर मैं झारखंड के डेटा की बात करूं तो ये बढ़ के 50% हो गया, यानी 50% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल फैक्टर। जी, अच्छा। एक तो मैम ये रहा कि महिलाएं, एक तो आज के जो करियर की बात भी हम लोगों ने की, तो एक चीज़ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो स्ट्रेस लेवल है, एक तो वर्किंग हो गया है, पहले की जो महिलाएं उनसे ज़्यादा अब महिलाएं वर्किंग में है, तो स्ट्रेस लेवल की वजह से भी क्या ये कुछ दिक्कतें हैं एग में या कुछ? बहुत ही अच्छा सवाल है, और चूंकि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, देखिए स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। नॉर्मली हम लोग ऐसे समझाते हैं कि हमारे बॉडी में जब आप स्ट्रेस में नहीं रहते तो गुड हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हो तो बॉडी में कॉर्टिजोल की मात्रा बढ़ जाती है। ये कॉर्टिजोल जो होता है एंटागोनिस्ट होता है एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, जो महिलाओं के शरीर में या पुरुषों के जो शरीर में जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उनका ये एंटागोनिस्ट होता है। तो ये इसके अमाउंट में, इसकी क्वालिटी में इफेक्ट डालता है, जो अल्टीमेटली स्ट्रेस का से इनफर्टिलिटी का यही रिलेशन है, रिलीज ऑफ द कॉर्टिजोल, यानी बैड हार्मोन्स कह सकते हैं सिंपल भाषा में। जी। एक और सवाल जो मन में आ रहा है कि ये अभी जो वक्त है इस समय, जो ऐसे तो महानगरों में इसका प्रचलन अब बढ़ा है, हमारे झारखंड में पता नहीं है कि नहीं, आपसे पता चलेगा। एक फ्रीजिंग का जो अभी जो चल रहा है वो कितना जरूरी है और कितना कारगर है? बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और इसके बारे में मैं तो कहूँगी कि बहुत अवेयरनेस लानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि करियर को लेके अपना प्रेगनेंसी लोग डिले कर रहे हैं या मैरिज डिले कर रहे हैं। तो वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन इज oocyte फ्रीजिंग। यहाँ पे आप अपने एग्स को फ्रीज करा के रख सकते हैं, और आपको जब एक सही समय आए, राइट पार्टनर आए, राइट टाइम आए, इसी अंडे को आप यूज करके लेटर ऑन प्रेगनेंसी ले सकते हैं। थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई है और लोग बढ़ रहे हैं, आज के डेट में रांची में भी बढ़ रहे हैं। बट येस, अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेरी है या कुछ भी ऐसी समस्या है तो आप एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें, क्योंकि वो आपको ऑप्शंस देंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी बात में और एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है oocyte फ्रीजिंग का, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आजकल कैंसर का रेट भी बहुत बढ़ रहा है। जी। तो कई बार आपके जब महिलाओं में यंग एज में कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उस वक्त रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के इफेक्ट से लेटर ऑन उनके अंडाशय में फर्क पड़ रहा है।
तो इतनी अवेयरनेस है कि आजकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप oocyte फ्रीजिंग पे चले जाएं। तो नॉर्मली ऐसे जो भी थेरेपी लेने वाले हैं उसके पहले उनको एक बार मिल के इस ऑप्शन के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहिए। या फिर एक बहुत कॉमन एंडोमेट्रियोसिस भी आपने सुना होगा। जी। बहुत सारे ऐसे रिसर्च आ रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस बहुत लड़कियों को दर्द होता है पेट में, तो कई बार वो उनके कंडीशन को ठीक करने के लिए हम लोग सर्जरीज करते हैं, लेकिन प्री सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी AMH लेवल जो कि इंडिकेटर है आपके एक अच्छे अंडाशय के लिए, वो घट जाता है। तो यानी कि कैंसर की भी वो लड़कियां या फिर जिनका एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी होने वाला है, तो उन लोगों को भी इस ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। जी, एक तो एक फ्रीजिंग वाला है, उसका कॉस्ट कितना होता है, ये भी एक थोड़ा सा जानकारी। देखिए, इसमें भी सेम प्रक्रिया है जो कि IVF का है। इसमें भी हम लोग ओवरी में वही इंजेक्शंस लगा के जितने भी एग्स रिट्रीव होते हैं उनको निकाल के फ्रीज करके रख देते हैं। कई बार हम लोगों को 2 या 3 साइकिल की जरूरत पड़ती है। तो 1 साइकिल में मैक्सिमम जो खर्च आता है आई थिंक कि 75,000 के ऊपर नहीं आएगा। बट येस, अगर उनको रिपीटेडली स्टिमुलेशन पे जाना पड़ रहा है तो मे बी अकॉर्डिंगली थोड़े खर्च बढ़ सकते हैं। एक चीज मैम, जो ग्रामीण क्षेत्रों में IVF को लेकर के बड़ा भ्रम रहता है कि पता नहीं ये एग जो है IVF प्रक्रिया वो मेरे अपने संतान को जन्म दे रहे हैं या किसी और का है। ये बड़ा कंफ्यूजन है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहर की महिलाएं तो खैर जानती हैं, तो वो थोड़ा स्पष्ट कर दें। देखिए, इस बात का नॉर्मली भ्रम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए कि आप अंडा बदल रहे हैं, तो अंडा जो बदल रहे हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी और महिला को इंजेक्शंस लगा रहे हैं। तो किसी और महिला को इंजेक्शंस लगा के अगर हम एग रिट्रीव कर रहे हैं या OPU के प्रोसेस में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो महिला उस चीज़ के लिए पेमेंट ले रही है। और आजकल एजेंसीज होता है डोनर का, तो कोई भी सेंटर ऐसा नहीं चाहेगा कि आपका अगर एग है तो वो बाहर से क्यों देगा, जिसका कॉस्ट उसको बियर करना पड़ेगा। तो ये प्लीज ये भ्रम नहीं रखिए, और जो भी डॉक्टर करते हैं विद ट्रांसपेरेंसी करते हैं, आपका क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको चीज़ों को बताते हैं। और आपको अगर अवेयरनेस रहेगी तो आप और ज़्यादा क्वेश्चंस इस बारे में डॉक्टर से कर सकते हैं। एक चीज और, IVF की पूरी प्रक्रिया तो हम लोगों ने समझ ली, खर्च पर भी जानकारी प्राप्त कर ली आपसे। जब IVF फेल हो गया तो क्या करें? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि IVF फेल हो रहा है। तो देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक बार में IVF का सक्सेस रेट मैक्सिमम 70% है, जो कि वर्ल्ड वाइज यही सक्सेस रेट है। तो इसमें आपको डिसहार्टन नहीं होना है। अगर आप ट्रूली इंडिकेटेड है फॉर IVF, यानी कि इंडिकेशन ही ये बन रहा है कि IVF के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो नॉर्मली आपको और अटेम्प्ट्स लेना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली डेटा ये बोलता है कि जब आप 3 बार IVF कराते हैं तो 95% तक क्युमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट होती है। तो इसके बारे में और डॉक्टर्स भी आपके साथ डिस्कस करके और क्या बेहतर कर सकते हैं, IVF का जो एडवांस टेक्निक है हम लोग उसको यूज़ करके सक्सेस रेट को और इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाने की डेफिनेटली कोशिश करते हैं। जी, तो आपने देखा कि मैडम ने कितनी बखूबी से और कितनी सरलता से हम लोगों को IVF के विधि, उसके खर्च, उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया, और कैसे IVF जो है उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जिनको बच्चे होने में समस्या हो रही है। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।